हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले नेवी एमआर का मॉक टेस्ट नंबर 3 और काफ़ी लंबे समय के बाद और एक एक दिन के गैप पे नेवी एमआर का मॉक टेस्ट कराऊंगा। और ये मॉक टेस्ट अगर आपने एप्लीकेशन के ऊपर नहीं लगाया तो जाके लगा लो, बिकॉज इसकी प्राइस मैंने कम कर दी है। आपको सबको पता है कि 15 रुपये में ए टू जेड स्टडी ऐप पे 15 रुपये में 15 टेस्ट आपको मिल जा रहे हैं नेवी एमआर के लिए, और उसकी सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे करा दे रहा हूँ। तो आप पहले जाके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो, ठीक है, 15 टेस्ट सीरीज दो और एक एक करके आप वीडियो सॉल्यूशन देख लो। और इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा, प्लेलिस्ट से जाके सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टली यूट्यूब से वीडियो देखने का मज़ा और एक बार खुद से ऑनलाइन टेस्ट देना, जैसे एग्जाम में होगा ऑनलाइन एग्जाम, वैसे आप 15 रुपीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इतना कम प्राइस कर दिया कि हर बच्चा टेस्ट सीरीज लगा लेगा। 15 रुपीज़ जस्ट एक बार में आप इतना का लगता है कि मतलब इससे ज़्यादा का आप एक बार तो पॉकेट खर्च कर लेते होगे। फिर भी चलो ठीक है, नेवी एमआर के लिए हमने इतना किया। आप जाके ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आप पेड पीडीएफ बाई करना चाहते हो उसकी चार्जेस ज़्यादा है। अगर आप साइंस स्पेशल पीडीएफ बाई करना चाहते हो, नेवी एमआर की मैथ स्पेशल पीडीएफ बाई करना चाहते हो, या फिर आप जीके एंड करंट अफेयर की पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप करो 7279047787 और व्हाट्सअप करके बाई कर लो। बिकॉज वहाँ से साइंस पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, करंट अफेयर और जीके पढ़ोगे, आराम से 70 से 80% चीज़ें सेम पैटर्न और एज इट इज़ आपके एग्जाम में हर बार आती है और इस बार भी आएगी। 70 से 80% मार्क्स आपके सेफ हो जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। ये लिख के ले लो, आप व्हाट्सअप करके बाई कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। देखो एक्चुअली 25 क्वेश्चन में मैथ एंड साइंस रहेगा और 25 क्वेश्चन जीके रहेंगे। तो अभी हम लोग साइंस और मैथ वाला सेक्शन करेंगे, उसके बाद जीके वाला करेंगे। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा। देखो मान लो कोई चीज अगर मान लेते हैं ना 1200 किलो का है, ठीक है, अगर हम अर्थ पे कह रहे हैं, अर्थ पे अगर उसको आप मून पे ले जाना चाहते हो तो उसके अगर 6 से डिवाइड मार दो, जो वैल्यू बचेगा वही वेट रहेगा, तो वो 200 केजी का हो जाएगा मून के ऊपर। ठीक है, कितना का, 200 केजी का हो जाएगा मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका वेट बदलते रहता है। कहना कि अगर चांद से पृथ्वी पर लाए तो उसका भार बदल जाएगा, बट इसका मास जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, वो नहीं हो चेंज होगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर मान लो मून पे वो 200 केजी का है तो अर्थ पे लाने के लिए कहेगा न्यूमेरिकल में, तो उसको 600 से मल्टीप्लाई करके अर्थ पे वैल्यू कर देना। मतलब अर्थ से जब मून पे ले जाओगे तो 6 से डिवाइड कर देना, मून से जब अर्थ पे ले आओगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो न्यूमेरिकल में भी करके दिया जाता है, तो आप इसके लिए हमेशा रेडी रहा करो। अगला क्वेश्चन देखो, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है। मतलब देखो एक इंसान लिफ्ट के अंदर जब जा रहा होगा, या तो नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे, वो किस सिचुएशन में अपना वेट कम फील करेगा। छोड़ो वो सब लिफ्ट की बातें, मान लो हर बच्चा लिफ्ट में नहीं चढ़ा है, लेकिन हर बच्चा वो जो झूला होता है ना, जो कि गोल गोल चरखे वाले झूला होती है, गोल गोल मेले में लगती है, तो आप नीचे से जा रहे होते हो ऊपर की तरफ तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हो तो लगता है ले शरीर से जान ही निकल गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या होगा, डर लगता है। उस टाइम इंसान अपने आप को वेटलेस, भार खत्म हो जाने लायक फील करता है। मतलब ऊपर से जब भी नीचे आते हैं हम लोग, तो उस समय हम लोग क्या फील करते हैं, हमारे अंदर कोई वेट ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे आना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़े को अगर आपस में दबाने पे चिपक जाते हैं दोनों टुकड़े, क्यों? क्योंकि वहां पे दाब अधिक हो जाएगा, दबाओगे तो ऑब्वियसली दाब अधिक होगा और उनका गलनांक घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उनका घट जाएगा। मतलब वो दाब, जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, जब मेल्टिंग पॉइंट घटेगा तो वो तुरंत गल जाएंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब ये होता है ना कि वहां पे गर्मी उत्पन्न होगा, जो वो मान लेते हैं वो गलना उनका होता, मान लो जैसे था ना, वो अगर नहीं दबाया जाता तो वो किसी, मान लेते हैं ना कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलते। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक टेम्परेचर होता तब वो गलते, बट दबाओगे तो एक्स्ट्रा उसको क्या मिल जाएगा, वहां पे प्रेशर बनेगा और वहां पे एक तरीके से समझ लो कि गर्मी होगा और वो जल्दी गल जाएगा। ठीक है, तो गलनांक उसका घट जाता है। कुछ लोग उल्टा समझ लेते हैं, गलनांक बढ़ जाता है। गलनांक बढ़ेगा तो वो चीज़ जल्दी नहीं गलेगा, और जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो कोई चीज़ जल्दी गल जाता है। मतलब उसकी करेक्ट आंसर ए है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है। मतलब ये जो चार्ज जो ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो वहां पे चार्ज के रूप में तो इलेक्ट्रॉन जाता है,
इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें, बस वही कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ट्रांसफर होने से। फिफ्थ नंबर कह रहा है खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः देखो यूज की जाती है, तो दहन गैस के तौर पे किसको जानते हैं हम लोग, मीथेन को। तो मीथेन को जो है खाना बनाने के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। सिक्स नंबर है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH4N2O, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में। ये याद रखोगे, ये सब तो रटने वाली चीज है। इसमें से कौन सी गैस रंगीन होती है, बाकी देखो क्लोरीन को छोड़ के सारे क्या होते हैं ना, कलरलेस होते हैं, बाकी क्लोरीन के पास गैस कलर होता है। 8 नंबर है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, सेल नाम जो है ना रॉबर्ट हुक ने दिया था, तो ये चीज ठीक है, करेक्ट आंसर सी। आगे देखो कौन सा रोग कवक के कारण होता है, देखो त्वचा पे प्रदाह, जैसे फफूंद टाइप का होगा आपका, दाना 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 टाइप का, वो सब भी फंगस की वजह से होता है, करेक्ट आंसर बी है। फिर कह रहा है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हीमोफीलिया जब होता है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनती है, रक्त जमता नहीं है, थक्का नहीं बनता, बहते रह जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी। ये एक जेनेटिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस की तरह। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेवार है, तो ये तारों के टिमटिमाने का रीजन होता है अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। और ए में देखो यहाँ पे ऑप्शन छुपा हुआ है, दिखा नहीं आपको, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। टमाटर किस अम्ल की प्रकृति, देखो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, तो वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो इसको आप याद रखोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं नाभिक से निकलने वाली निम्नलिखित में से किस अदृश्य विकिरण की भेदन क्षमता अधिक होती है, सिंपल पूछ रहे हैं किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, तो आप याद रखोगे गामा रेज की भेदन क्षमता जो है ज्यादा रहती है, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, उसके न्यूक्लियंस में जो नाभिक में न्यूक्लियंस की जो संख्या होती है उसी को कहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन द ये सभी चीजें ना हमारी साइंस की पीडीएफ में दी रही है। अगर साइंस की पीडीएफ आप पढ़ लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 4 सेक्शन में हमने पीडीएफ को बांटा है, एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ लोगे एग्जाम से पहले। मैथ अगर आप पूरा बना लेते हो, जीके पढ़ लेते हो, आराम से 70 से 80% मार्क्स लाना इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो दूरदर्शी क्या है ना, अदूरदर्शी नेत्र को दूर करने के लिए जो एक नेत्र दोष है अदूरदर्शी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, इसको दूर करने के लिए कौन सा हम लोग लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल। अब देखो इसको ना अदूरदर्शी, एक होता है निकट, एक होता है दूर, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। अब निकट, अब इसी को कहते हैं अदूरदर्शी, ठीक है। अब क्या है कि दूर दृष्टि दोष, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, फार साइटनेस आई जो भी है, और निकट वाला को शॉर्ट वाला कहते हैं, ठीक है। बाकी चलो आगे, यहाँ पे एक अच्छा जो बताना था मैंने वो बताया नहीं था। देखो जो दूर दृष्टि दोष होगा और निकट ऐसे देगा ना, निकट, जब भी निकट बोलते हैं ना तो नी का अ टाइप का साउंड आता है, अट, और दूर बोलते हो तो लगता है उर, ठीक है। तो ऊ आएगा तो उत्तल लेंस, और अ आएगा निकट, तो यहाँ पे अवतल लेंस। तो यहाँ पे अदूरदर्शी में क्या आ रहा है ना, निकट अट वाला आ रहा है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसको, तो अ आया तो अवतल लेंस। इस तरीके से याद करने का एक तरीका है इसका। कह रहा है एक्स का वह वैल्यू जो 19 - x और 19x + 5 को इक्वल करता हो, ठीक है, 19 - 5x बराबर 90 + 90x + 5 को बराबर करा, तो x की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है, 5 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो गया 14 बन जाएगा, और 5x को इधर ले जाओगे तो ये 24x बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14/24, 7/12। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप गाइस इसकी सबने कर लिया होगा। फिर कह रहा है x + y = अगर 10 है तो x² + y² बराबर 68 है, तो x × y की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों के साइड में आप स्क्वायर कर दो, आ जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² + 2xy × 100। तो x² + y² की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 68 है, तो रख दो यहाँ पे 2xy बराबर 100, यहाँ पे प्लस करना था, ठीक है, ये 100 के बराबर है, तो 2xy बराबर क्या हो जाएगा 100 - 68, तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से अगर 68 को घटा लोगे तो 32/2 = 16। बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसको बनाना हर बच्चे के लिए पॉसिबल था, और नेवी MR का ना स्टेज 1 बड़ा सिंपल ही आता है, इसके लिए टेंशन नहीं लिया। 18 नंबर देखो, अगर a, फिर क्या रहना कि a + 3 a + 6 a + 9 और a + 12,
इसका माध्य 10 है, तो ए की वैल्यू बताओ। इनका एवरेज अगर 10 है, माध्य का मतलब भाई एवरेज अगर 10 है, तो कैसे करोगे? ए प्लस 3, ए प्लस 6, ए प्लस 9, ए प्लस 12, ये सारे 5 है तो 5 से डिवाइड करो और इनकी एवरेज 10 है। अब 5 से डिवाइड किया, एवरेज निकालने के लिए जितने टर्म्स होते हैं उतने से डिवाइड करना। 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू 10 आई, तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 6 3 9 18, 9 9 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 बराबर ये 50 हो जाएगा। 5 इधर जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5a बराबर हो जाएगा 20, a बराबर हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, बिल्कुल भी सही। तो आप आराम से जनाब इसका आंसर कर सकते थे, कोई भी इशू नहीं था। कह रहा है देखो px की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, और पी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे सिंपल ही रख दो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -1 और -2, तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये देखो -1 और 3 मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, तो -3 -2, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 और एक -4। बस सिंपल से एक लॉजिक था। अब देखो कह रहा है पिंकू, रिंकू और टिंकू आपस में 4200 रुपए की राशि को 7, 8 और 6 के रेशियो में बांटते हैं, तो प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़े जाए तो उनकी राशि एक हिस्से अच्छा है पूछ रहा था। देखो पहले पिंकू, रिंकू, टिंकू की वैल्यू निकाल लो क्या है एग्जैक्टली, फिर सबके वैल्यू में 200 जोड़ दो और उनका फिर नया रेशियो जो आएगा बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना है 7x, 8x और 6x की वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो 4200 आएगी, तो इनको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7, 8 और 6 21 हो जाता है। x बराबर 4200, x बराबर हो जाएगा 200। पिंकू का हो जाएगा 7 इंटू 200 1400, फिर क्या है? रिंकू का हो जाएगा 8 इंटू 200 1600, टिंकू का हो जाएगा 6 इंटू 200 1200। अब सब में 200 जोड़ते जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 1600 1800, रेशियो करना है, जोड़ना नहीं है, रेशियो निकालते जाएंगे, ठीक है। 1800, इसके बाद 1400, तो 0000 कट जाएंगे, ऐसे ही पता है आपको। 2 के टेबल से 8 बार में, 2 के टेबल से 9 बार में, ये 7 बार में, 8 9 एंड 7। करेक्ट आंसर 8 9 और 7 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। 30 नंबर कह रहा है अगर 12 पुरुष 1/3 काम को 8 डेज में कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका कंप्लीट टास्क कितना दिन में कर लेंगे? ये बताओ मेरे को, ये कंप्लीट टास्क कितने दिन में कर लेंगे? ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए। अगर ये 1/3 भाग को कर रहे हैं ना इतने दिन में, तो खुद से इमेजिन कर लो आप लोग कि 12 लोग जो हैं, ठीक है, 12 लोग मिलके 1/3 काम को 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे, तो होल टास्क को कितने दिन में करेंगे? तो ऑब्वियसली ये चीज आप 1/3 को ना के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मैं बताता हूँ किस तरीके से करना, ताकि आप सिंपली कर लो। यहाँ पे सिंपली लिखो 1/3 काम अगर 8 डेज में, तो एक काम तो 8 इंटू क्या हो जाएगा? 3/1, ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मतलब पूरा काम 24 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे ये लोग। मतलब 12 लोग पूरा काम 24 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो ये 16 लोग पूरा काम x दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 4 6 24, 4 6 16 और ये 4 3 12, तो x बराबर आ गया 18 दिन। तो ये पूरा काम को कंप्लीट करने में 18 दिन लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। आगे देखो, कह रहा है पुनीत को एक परीक्षा में 175 अंक मिले, ठीक है, और वो 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पासिंग प्रतिशत 35% है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? मान लो मैक्सिमम अंक x है, मैक्स मार्क्स जो है ना, मतलब मैक्सिमम वो x नंबर लाएगा तो पास हो जाए, मतलब वो पूरा परीक्षा का वैल्यू x है, तो x का अगर 35% लाओगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन उसने लाया 175 नंबर और उसको 35 नंबर दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो ये पासिंग 175 में 35 जोड़ दोगे तो पासिंग मार्क्स के बराबर, और पासिंग मार्क्स है x की 35%, तो दोनों बराबर हो गए। तो x का 35% डिवाइडेड बाई 100, तो 35/100, तो ये हो जाएगा 210। तो ये 7 के टेबल से कटाओगे
7 पचे 35, ये 7 तिया 21 और ये 5 6 का 30 कट जाए, ठीक है, या फिर 6 35 से डायरेक्टली 6 बार में कट जाता 210, तो x की वैल्यू हो जाएगी 600। तो मतलब वहाँ पे टोटल मार्क्स जो था वो 600 नंबर का एग्जाम हो रहा था उनका। 23 नंबर देखो, मानिनी, मोहिनी और मानवी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चार ओर जॉगिंग करती हैं, तो वे अपनी परिक्रमा 56, 48 और 42 सेकेंड में पूरा कर लेती हैं। तो कितने सेकंड के बाद ये आरंभिक स्थान पर एक साथ होंगी? तो जब भी ऐसा सवाल है ना कि किसी सर्कुलर में ये लोग घूम रही हैं, दौड़ रही हैं और पार्टिकुलर टाइम में ये क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं, तो एक साथ मिलने के लिए इन सबका एलसीएम निकाल दिया करो। एलसीएम ऑफ 56, 48 एंड 42, अब इनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 336 हो जाती है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था। अब कह रहा है देखो, धारा के साथ एक नाविक की गति, कह रहे हैं धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। अब धारा के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम इसकी जो वैल्यू है 28 किलोमीटर पर आ रहा है। तो कह रहा है पानी स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? तो स्थिर पानी में x बराबर क्या होता है, d प्लस यू बाई 2, ठीक है, और y बराबर कहता तो क्या होता है, d माइनस यू बाई 2। तो ये सब तो मैंने पढ़ा रखा था आपको, तो ये कर लो 32 प्लस में 28 बाई 2 मतलब 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। चलो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। कह रहा है अगर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देने वाली योजना में 3 साल के लिए 11,200 पे निवेश करता है, तो 3 वर्ष के अंत में मिथिलेश को कितनी राशि मिलेगी? तो पहली बात तो उसका प्रिंसिपल कितना था, 11,200 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम कितना था 3 इयर्स का, और रेट कितना था 8.5% का। तो उसका एसआई क्या हो जाएगा? तो कहोगे PRT बाई 100। तो आपसे अमाउंट पूछा है तो एसआई में क्या करोगे आप, अमाउंट बराबर होता है मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल प्लस में एसआई, तो एसआई निकाल लो पहले। तो एसआई हो जाएगा 11,200 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है ना, तो हम बटा में 10 कर लेते हैं और एक 100 तो होगा। ये 0000 कर लो और यहाँ पे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 17 पचे 85, ये 2 के टेबल से कटाओगे 2 पचे 10, 2 छः 12। तो आप एसआई निकाल लो यहाँ से 56 इंटू 3 इंटू 17। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उनको आपको जोड़ना पड़ेगा 11,200। अब ये थोड़ी सी खतरनाक निकल रही है मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन बड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर की मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है। तो ये आ जाएगा 2856, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हो गई 2856 हो गई। तो अमाउंट पूछा था तो प्रिंसिपल 11,200, ठीक है, इसमें अगर हम 2856 ऐड कर दें तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 14,056 रुपीज़ कुल लास्ट में मिलेगी, बिकॉज लास्ट में खाली एसआई तो मिलता नहीं है, आपने जो इन्वेस्ट किया वो और आपका जो सूद ब्याज चला, इंटरेस्ट चला, वो भी मिल जाता है आपको। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे देखो 25 तो हो गया साइंस और आपका ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें थी। अब आपको जीके के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो जीके अगर हम पढ़ेंगे तो जीके में क्या रहा है बताओ, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? वो जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने बोलते बोलते हो जाता है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, वो था जहांगीर। आगे कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है? तो देखो 24वीं समानांतर रेखा, 24th पैरेलल जो लाइन है, इसको सरक्रिक के नाम से भी जाना जाता है, सरक्रिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कहते हैं 24th पैरेलल लाइन, ठीक है। तो गाइस इसको याद रखोगे, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच। कहोगे हड़प्पा के निवासी किससे संबंधित थे? तो हड़प्पा वाले अपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा, मोहनजोदारो मूवी देखा होगा ना, मोहनजोदारो ऋतिक रोशन का, उसमें आपने देखा होगा जो वो तलवार का तस्करी करते थे सोना के बदले, वो उस टाइम तांबे से बने, ठीक है, तो तांबे से बने चीज़ों का क्या करते थे वो लोग यूज़ करते थे। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी होगी। तो वहाँ पे देख के आप ये कहोगे कि वो एक ताम युग था, तो ये चीज़ कहना गलत है। कॉपर एज उनको परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम कांस्य का, ब्रोंज का ना बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। अगर उनका तांबा अगर उनके पास ही होता तो वो कहीं और से मतलब क्या कहते हैं, तांबे की तस्करी क्यों करते? ऑब्वियसली।
तो ऑब्वियसली उनके टाइम पे ब्रोंज बहुत ज़्यादा यूज में था। ठीक है, उनको हम लोग ब्रोंज एज या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहानी में घुमा दिया ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक है, तो वो एक ब्रोंज एज से बिलोंग करता था वो, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, कांसे की बनी चीज़ें, कांसे की बनी नर्तकी वगैरह भी मिली थी बाद में। देखो आगे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 110 जो है ना, ये मनी बिल के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 110 किस बिल के नाम से जाना जाता है? मनी बिल के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखोगे। 5th नंबर कह रहा है मयूरभंज। तो मयूरभंज किससे रिलेटेड है? तो आपका ये उड़ीसा से है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको दुनिया का कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सैंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो जीके जो है, जहाँ पे छीलना है मैं छीलूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ते जाऊंगा। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया? तो परम प्रवेग जो ये कंप्यूटर कहाँ पे है? IISc बेंगलोर के अंदर ये लगा हुआ था। ठीक है, 2022 में। कह रहा है स्वतंत्र भारत में नियोजन का विचार कहाँ से लिया गया? तो बॉम्बे योजना से। ठीक है, तो प्लानिंग जो है ना नियोजन का, ये जो लिया गया था बॉम्बे प्लान से। तो ये कह रहा है डेंगू जो रोगजनक है वो किस चीज़ का वाहक है? भाई ये विषाणु का वाहक है, वायरस, मतलब एक तरीके से कह सकते हो एजेंट है ये। कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा लिया गया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ना अल्फ्रेड वेगेनर से। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे को ऐसा फील हुआ क्वेश्चन सेट करते टाइम भी, बट हमने मॉक टेस्ट में इसको डाल दिया था तो इसको यहाँ पर करवाना पड़ा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो बंगादत्त। ये सभी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, स्टैटिक जीके है, याद होगा। और भारत ओपन 2022 टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये भी चीज़ें इजी है। ठीक है, श्रीकांत भाई ने। फिर कह रहा है लोसार त्यौहार किस स्टेट से रिलेटेड है? तो लोसार जो आपका अरुणाचल प्रदेश से है। तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शाहिद परवेज, तो ये आपके सितार से रिलेटेड है। होप कि आपने ये सभी चीज़ें कर ली होगी। उड़ान का फुल फॉर्म, तो उड़ान बड़ा फेमस था, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। फिर कह रहा है ओलिगोपोली मतलब अल्पाधिकार। जब समझ में आ रहा है अल्पाधिकार है मतलब कम लोगों का अधिकार होगा, तो वहाँ पे कई विक्रेता नहीं होंगे, कई विक्रेता हो ही नहीं सकते, कुछ विक्रेता होंगे, कुछ लोग बेचने वाले होंगे और खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। तभी लोग तो कम लोगों का अधिकार है। ठीक है, और खरीदार ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सा जो है ना नृत्य असम में महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा, देखो शंकर देव द्वारा स्टार्ट किया गया वो जो नृत्य है वो सतारिया था। कहोगे सर असम से तो बिहू भी रिलेटेड है। मैंने वो नहीं पूछा कि असम से रिलेटेड कौन है, मैंने पूछा कि महापुरुष शंकर देव द्वारा स्टार्ट की गई वो डांस कौन सी है? तो वो सतरिया है। फिर कह रहा है हरित क्रांति का मुख्य रूप से डैश उद्देश्य था। हरित क्रांति किस लिए लाई गई थी? मतलब अधिक उपज के लिए, सिंपल सा एक लॉजिक है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स। खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? तो अली बंधु ने किया था, अली ब्रदर्स ने। आगे देखो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है? तो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में कोई भी आदिवासी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है जनवरी 2022 में पहली अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये पूछ सकता है बिकॉज इंपॉर्टेंट है, तो हैदराबाद में। ठीक है, कहोगे 2022 का पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट को जारी करने का आदेश देता है? तो वो है 226। ठीक है, आर्टिकल इस समय सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मॉक टेस्ट के थ्रू दे दिया आपको कि आपको एटलीस्ट याद हो जाए। देश की कुल आय को अगर उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दोगे, टोटल इनकम को अगर पॉपुलेशन से कर देंगे, तो ऑब्वियसली एक एक इंसान की इनकम निकल जाएगी, तो प्रति व्यक्ति आय हो गया। तो मैथ भी पढ़े होगे तो इतना समझ जाते हैं आप, अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते तो। फिर कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो खैर इतना टेंशन मत लेना, मैंने पहले ऑप्शन में ही डाल रहा था इजी वाला कि सोडियम क्लोराइड का समतुल्य भार और आणविक भार समान होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप समझ जाओगे क्योंकि इनकी वैल्यू देखो, जितना सोडियम उतना क्लोरीन, ऐसे भी देख के आप समझ जाते हैं आप। फिर कह रहे हैं पनामा नहर वो किन चीज़ों को जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, जानने से पहले एक बार फिर से कह दूं आपको,
कि एक चीज़ याद रखना, आप एमआर की फुल मॉक टेस्ट A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके लगा सकते हो। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो। पीडीएफ की प्राइस अलग है, 7279047787। ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको, ठीक है। एसएसआर की भी पीडीएफ है, एमआर की भी पीडीएफ है, बट आपके एग्जाम में सोच लो कि 70 से 80% मार्क्स आपको दिलाने के लिए सफिशियंट है। बाकी आप पे तय करता है, आपने आगे 500-600 रुपये दिए हैं, कुछ पैसे और कर लो ताकि एग्जाम निकल जाए, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो करके शेयर कर देना।